नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले बलविंदर सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह को अंतिम विदाई से पहले उन्हें लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कल तरनतारन में शौर्य चक्र विजेता की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बलविंदर सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने शौर्य चक्र विजेता का अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान से कराने की बात कही थी, लेकिन वो अपने वादे से पलट गई। बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ नहीं हुआ। बलविंदर सिंह की कल सुबह उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है, जबकि हत्यारों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इसके बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और एक खास मेहमान शेष नारायण जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे दो सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ नीतीश कुमार हैं, तो वहीं तरनतारन से हमारे साथ सहयोगी अनुराग ढांडा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग, आपके पास, क्योंकि एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया कि वादा तो किया गया था कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया फिर? देखिए, चाहे आप पंजाब पुलिस को ले लीजिए या पंजाब प्रशासन को ले लीजिए, जितनी थू इस मामले में हो सकती थी वो सब यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप जो पहला कमिटमेंट होता है, जो भरोसा जीतने की बात होती है परिवार का, वो ना प्रशासन कर पाया, ना पुलिस कर पाई। पुलिस की तरफ से ये कहा गया था, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, कि स्टेट फ्यूनरल की आपकी मांग को माना जाता है, उचित सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जब फ्यूनरल पर पहुँचते हैं वहाँ पर तो शासकीय सम्मान जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया। तो ये पहला भरोसा तोड़ने का काम था प्रशासन की तरफ से। जो परिवार क्या भरोसा करे उस एसआईटी की जांच पर। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्राइम सीन है। मैं बहुत क्लोज शॉट्स तो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि अभी भी यहाँ ब्लड स्टेन्स हैं, लेकिन ये क्राइम सीन है जहां पर कोई भी आ जा सकता है। यहाँ पर आवाजाही है। इस क्राइम सीन को सील नहीं किया गया है। ये पंजाब पुलिस की जांच का नमूना है। ये पहला कदम है पंजाब पुलिस की जांच का। इसका नतीजा क्या होगा ऐसी जांच का, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए शायद परिवार को भी भरोसा नहीं है। परिवार सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भटकाने की कोशिश कर रही है पंजाब पुलिस, पूरी जांच को किसी और दिशा में ले जाने की बात कर रही है। परिवार सबूत देना चाहता है। परिवार कह रहा है कि पहले से रेकी की जा रही थी, प्लान करके ये पूरा का पूरा मर्डर किया गया है और वो रेकी के सीसीटीवी विजुअल्स मौजूद हैं। पुलिस उसको कंसीडर करने को तैयार नहीं है। परिवार को सुरक्षा देने की बात जहां तक आती है, तो जब यहां पर बात अटक गई कि फ्यूनरल तब होगा जब सुरक्षा का भरोसा दिया जाए। कुछ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस तरीके की जब शर्त रख दी, तो एक लेटर दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि 4 सुरक्षाकर्मी दिए जाएंगे। परिवार को उस पर भी भरोसा नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो विश्वास जीतने में पूरी तरह से नाकाम रही अमरिंदर सरकार। पुलिस प्रशासन जो जांच है उसका कुछ अता पता नहीं है। 24 घंटे बीत चुके हैं। क्राइम सीन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ओपन यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो आपकी जांच का पहला स्टेप होता है जहां से पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं इस किसी मुद्दे की जांच को लेकर के। वो यहां से साफ नजर आ रहा है। यहां से पता चल रहा है कि बार बार किस तरीके से परिवार के विश्वास को तोड़ा गया। वो भरोसा बना ही नहीं, जो ये बताता कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। और ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच होगी इस पूरे मामले पर, ये बड़ा सवाल। इसके लिए शेष नारायण जी आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले नीतीश की तरफ रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या पता चल पा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ मर्डर तो है ही, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन मकसद क्या था? क्या ये आतंकी हमला था? क्योंकि इस तरह की बात भी परिवार की तरफ से कही गई। नीतीश, देखिए, जिस तरह से लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं बलविंदर सिंह, 20 बार उन पर जो है हमला हो चुका है, तो जाहिर तौर से ये जो पूरा एग्जीक्यूट किया गया है मर्डर, वो जाहिर तौर से पूरी प्लानिंग के बाद किया जाएगा। क्योंकि परिवार भी आरोप लगा रहा है कि उनको जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कई लोग दिखे थे जो रेकी करते हुए नजर आए थे पिछले कुछ दिनों में। तो जाहिर तौर से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा लगता नहीं है कि ये जो है इंस्टेंटेनियस या 1-2 दिन में प्लानिंग करके हत्या की गई हो। और वो भी जैसे सुरक्षा हटाई जाती है उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक प्लानिंग है। आप देखें, अगर 2016 से लगातार पंजाब में 8 जो है हत्याएं हो चुकी हैं इस तरह की, उसमें करीब 7 से 8 जो केसेस हैं उसको एनआईए फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो राइट विंग के लोगों की हत्या की गई थी, आरएसएस के कुछ लोग थे उसमें, और उसमें पंजाब पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही, जिसके बाद उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया एनआईए को। और एनआईए को इस तरह की जांच का एक्सपर्टाइज भी है और एनआईए ने कुछ मामलों में चार्जशीट भी फाइल की है जिसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पता चला कि जो
विदेशों में बैठे हुए खालिस्तान जिंदा फोर्स के आतंकी हैं, परमजीत सिंह है जो कनाडा में बैठा हुआ है, इसके अलावा जो हरदीप सिंह निर्झर है कनाडा में बैठा हुआ, उन लोगों को फंडिंग पाकिस्तान से दी गई थी, जिसके बाद टारगेटेड किलिंग की गई। तो ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड नीतीश बता रहे हैं। शेष नारायण जी, आपके पास आ रही हूँ, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से समझ पा रहे हैं? ये मर्डर और इसके पीछे का मकसद, और जो सवाल अनुराग ने उठाया कि बार बार जब विश्वास तोड़ा गया परिवार का, तो क्या ऐसी सरकार से, ऐसे शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। जिन लोगों ने एसआईटी उन्होंने बनाई है, और उसमें अभी अनुराग ने बताया कि जो वो डिप्टी एसपी साहब हैं वहाँ के, जो कि जिनका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फेलियर का, वो उसके मेंबर हैं, तो कहेगी एसआईटी। तो ये तो जांच वांच का कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने जो उसको उनको अंधेरे में रखा और के साथ नहीं स्ट्रीट फ्यूनरल, तो इनका कर्तव्य था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो इनका राजनीतिक विरोधी है, अभी आप बताया गया कि साहब आरएसएस वालों को मार दिया गया तो उनकी भी जांच ठीक नहीं हुई थी, एनआईए ने ले लिया। तो क्या एनआईए कम्युनिस्ट था, सीपीएम के मेंबर थे और बाद में छोड़ दिया था सीपीएम को, कहीं और लेफ्ट के थे, तो क्या इसलिए इनकी जांच नहीं सीआईए लेगी? सीआईए को माय अपॉलॉजी, एनआईए को इनकी जांच लेनी चाहिए और एनआईए ही इनकी जांच करे, क्योंकि अब ये मामला टेरर फंडिंग का है, टेरर से लिंक है। और जगदीश कौर जो पिछले 25-35 साल से लड़ रही हैं आतंकियों से, और उनके घर पे आपको मैंने बताया कि कितने बार हमले हुए हैं, और उनका भी जो गुस्सा था, आपने गौर किया, अपने पति की अंतिम संस्कार के 10 मिनट के अंदर जो उन्होंने कहा कि ले जाओ तुम अपनी सिक्योरिटी रखो, हम हमें नहीं चाहिए, जो हमारा आदमी ही तुमने अपनी जिद में गंवा दिया। तो ये सारी चीजों का एक सीधा सबक ये है कि एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको खड़े होना चाहिए, लोगों को खड़े होना चाहिए भारत सरकार को कि नहीं साहब, हम इनकी हिफाजत करेंगे। और यानी केंद्र को अब इस पर स्टेप उठाना चाहिए। राज्य सरकार से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ये आतंकी हमला है तब तो और गंभीर मसला हो जाता है कि एलआईयू क्या कर रही थी, शासन प्रशासन क्या कर रहा था, आखिर चूक कहां पर हुई जब बार बार बलविंदर की तरफ से सुरक्षा की मांग की जाती थी, फिर क्यों सुरक्षा नहीं दी गई? इस पर आएंगे शेष नारायण जी आपके पास। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। बड़ी खबर है कि पंजाब में खालिस्तान किस तरह से पैर पसार रहा है, इसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आई, जब वहां के सेक्टर 16 में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगे दिखाई पड़े। ये वो इलाका है, पंजाब सरकार के कई मंत्री और बड़े अधिकारी यहां पर रहते हैं, और यहां पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर लगने की खबर मिलने के बाद पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने पोस्टर्स को हटा दिया। इससे पहले भी चंडीगढ़ में सेक्टर 44 और 28 में पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर्स लगाए गए थे। अनुराग, आपके पास आते हुए, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत रहती है, वहां पर इस तरह के पोस्टर्स? देखिए बिल्कुल, ये सिर्फ इकलौती घटना अगर होती तो इसको मान लिया जाता कि कोई और लिंक हो सकता है, कोई स्थानीय घटना हो सकती है। लेकिन हम जिस तरीके से पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं बाकायदा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार जिस तरीके से जगह जगह हथियारों की बरामदगी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, आज भी जिस तरीके से चंडीगढ़ में खालिस्तानी समर्थक जो पोस्टर लगे हैं, वो तमाम घटनाएं अगर उनको एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो ये इस तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दोबारा से पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं खालिस्तानी संगठन जो हैं या आतंकी संगठन जो हैं, जो विदेशों में मौजूद हैं, फंडिंग करते हैं भारत में टेरर को, वो दोबारा से किसी तरीके से सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सरकार का जिस तरीके का उदासीन रवैया है वो सिर्फ उसको बढ़ावा देता है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊं कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर ये मैसेजिंग है, अगर ये मान लीजिए एक पल के लिए कि अगर ये मैसेजिंग है आतंकी संगठनों की तरफ से, तो किस तरीके की मैसेजिंग है कि जो सबसे बड़े जो सिंबल हैं आतंकवाद के खिलाफ, जो 4 शौर्य चक्र जिस परिवार ने जीते हैं, उसके सदस्य की हत्या होती है घर में घुस करके। उसके बाद अगर आप देखें, अगर ये मैसेजिंग है तो किस तरीके की मैसेजिंग है कि जो अधिकारी सबसे ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ लड़े, सुमेध सैनी को आप ले लीजिए, एक्स डीजीपी जो पंजाब के रहे और आतंकवाद के दौर में खूब सामना किया आतंकवाद का, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। किसी एक व्यक्ति के कहने पर उनके खिलाफ पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज कर लेती है और उनको इतना हरेस किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको राहत मिलती है, पंजाब स्टेट में राहत नहीं मिलती है। तो अगर ये मैसेजिंग है तो क्या ऐसे सिंबल्स को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, जो कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रीढ़ के साथ खड़े थे? और अगर ये किया जा रहा है तो ये कितना खतरनाक इसके मायने हो सकते हैं या कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं।
जी, इसके खतरनाक नतीजे कितने हो सकते हैं शेष नारायण जी से ही जान लेते हैं। शेष नारायण जी, क्या ये बड़ी चेतावनी है? नीतीश जो इनपुट बता रहे हैं टेरर फंडिंग का और उसका लिंक बलविंदर सिंह की हत्या से, उसके बाद इस तरह के पोस्टर्स, वो भी वहां जहां पर सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारी रहते हैं, क्या ये सीधी चेतावनी आतंकी संगठनों की तरफ से? ये मुझे लगता है कि वहां पे कश्मीर में इनकी धुनाई हो रही है रोज, और उसके बाद अब पाकिस्तान ने तय किया है कि यहाँ पे कर दिया जाए, और इनके लिए उन्होंने कनाडा में ले जाके अपने तमाम टेररिस्टों को बता दिया है पंजाब के, और वो लोग सिख हैं और वो बाकायदा कैनेडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एकदम हमें ऑर्गेनाइज्ड एकदम मामला लग रहा है। और इसमें लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मुकामी सरकार है वो क्या कर रही है, क्या उसको वो भी इनकरेज कर रहे हैं? और एक बात मैं बहुत सख्त कहना चाहता हूँ कि साहब, हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पंजाब पर जब भी हमला हुआ, सिकंदर के टाइम पे हमला हुआ, अब चाहे जो झेलना पड़ा, लेकिन सम्राट पोरस ने वहीं पर रोक दिया था। पानीपत में हर हमलावर रोका जाता था, तब वो पंजाब हुआ करता था। ये पंजाब पूरे देश की हिफाजत करता रहा है। एक तरफ हिमालय था, वहां से हिफाजत थी, और इधर से जो भी हिंदू कुश पार करके आया उसको इन्होंने रोका। एक ट्रेडिशन है। और वहां पे एक राजा आज वहां पे मुख्यमंत्री है जिसके पूर्वजों ने कुछ नहीं रोका, बल्कि अंग्रेजों के वफादार थे, भारतीय हुकूमत के खिलाफ थे, भारतीय आजादी के खिलाफ थे। और इस तरह के एक आदमी वहां बैठे हुए हैं, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब की जो पेजेंट्री है, पंजाब का जो मामूली आदमी है, वो उसके गौरव का क्या मतलब होता है। सर झुकाने का तो कल्चर ही नहीं है वहां। मैंने अभी आपको बताया कि साहिबजादा फतेह सिंह 10 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह 5 या 7 साल के थे। उनको दीवार में सरहिंद के नवाब ने चुनवा दिया था, और 10वें बादशाह के बेटे थे वो, गुरु गोविंद सिंह साहब के। और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बच्चे गए तो गए। लेकिन मालरकोटला के नवाब जिन्होंने इसका विरोध किया था, आज तक सिख कौम उनकी हिफाजत करती है। आज तक पूरे पंजाब में दंगे हुए, पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब में, वहां पे लोग खड़े रहे। तो वो उस कौम से इनका पंगा है। और अगर जी इन्होंने बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये साजिश है तो कौन है इस सब के पीछे, कौन पंजाब को शांत करना चाहता है? आएंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के परिवार का सीधा आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई थी, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके थे। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर और उनके भाई और दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया गया है। तो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये सरकार की तरफ से दावा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चला है कि रेकी की गई थी बाकायदा, उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुराग नहीं हत्यारों का। परिवार का सीधा आरोप यह है कि सुरक्षा की मांग की गई थी बलविंदर सिंह की तरफ से, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई और इसके चलते उन्होंने विरोध भी किया था। आपको यह भी बता दें, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या निष्पक्ष जांच होगी? सवाल यह भी, क्या इस पूरे मामले की जांच को लेकर सरकार गंभीर है? सवाल यह भी, सुरक्षा आखिर क्यों हटा दी गई? पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह, जिनका इस वक्त जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम कोशिशें जो खालिस्तानी संगठन है या खालिस्तान समर्थक संगठन है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे मौके पर उनकी घर में घुसकर हत्या हो जाना, ये इसने पूरे पंजाब में एक तरीके से ये कहें कि बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत हलचल पैदा कर दी है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, कॉमरेड बलविंदर सिंह जी का उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये घटना हुई? आपको अंदेशा था कहीं दूर दूर तक कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अंदेशा था जी, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी दी, विड्रॉ की, ये गनमैन दिया, वापस ले लिया। तो पता ही था कि जैसे रेफरेंडम 2020 चल रहा है, प्रशासन को पता, गवर्नमेंट को पता, हर एक जो भी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों ने पता है कि ये जो दौर चल रहा है ये टेररिज्म का ही है।
कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के खालिस्तान का झंडा लहरा देना, सरकारी दफ्तरों पे लहरा देना, जगह जगह पे खालिस्तान के नारे लिख देना। और ये खालिस्तान की बात ही तो है, टेररिज्म तो है ये सारा कुछ। आपको लगता है कि आपका शायद बहुत चुनिंदा परिवारों में से ऐसा परिवार होगा जिसमें 4 शौर्य चक्र आपके परिवार के लोगों को मिले हैं, और आपने वो पूरा दौर देखा है आतंकवाद का और उसका डट करके मुकाबला किया पूरे परिवार के साथ। आपको लगता है कि वापस उसी तरीके की स्थितियां बन रही है या वापस आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है? ये इसको आप जोड़ कर देखते हैं, जो हमला हुआ घर में घुसकर जो हत्या की गई, इसको जोड़ करके देखते हैं आप कि आतंकवादी गतिविधि है? हाँ जी, हमला तो कल हुआ, लेकिन जैसे ही रेफरेंडम के 2020 की बात आ रही थी, बाहर से फंडिंग आ रही, बिल्कुल पंजाब में आप सबको पता है कि नशा बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, तो कुछ ना तो फिर कुछ चाहिए। बाहर से फंडिंग आ रही है तो जो नौजवान लड़के वो बड़ी जल्दी गुमराह हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहे हैं, और उन्हें बड़े सब बाग दिखाए जा रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या बना देंगे, खालिस्तान आ जाएगा। बनना नहीं खालिस्तान, बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बनने भी नहीं देंगे। बेशक हम अपनी जाने के उन्हें कुर्बान कर दें, पहले भी फाइट किया आगे के। इसका मतलब ये नहीं है कि कामरेड बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र को शहीद कर दिया तो हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, पहले से भी ज़्यादा डट के लड़ाई करेंगे। पहले भी हमने जान तली पे धर के रख करके फ़ाइट किया, अब भी करेंगे। पहले हम अकेले थे तब उस टाइम टेररिज्म का टाइम था, अब पूरा समाज, सोसाइटी, जितने भी अच्छे लोग हैं इस बात को गलत मानते हैं कि ये टेररिज्म खालिस्तान की बात नहीं आनी चाहिए, वो सारे हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने मानसिक तौर पे मेंटली हम बिल्कुल स्ट्रांग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान हुआ है, मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ है, उन्हें शहीद किया गया है, ये कमी पूरी नहीं होगी हमारे पूरे परिवार की, उन्हें बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, उन्हें चाहने वालों की। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रांगली फ़ाइट करेंगे, जहाँ भी हमें जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा फ़ाइट किया है, तो उन्हें शहीद कर दिया गया, इसका बदला तो लेंगे ही, हमें कैसे भी लेना पड़े। आप लोगों ने इतना आतंकवादियों के साथ एक तरीके से आंख में आंख डाल करके उनका मुकाबला किया उस दौर में। आप लोगों को नहीं लगता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से क्या आप लोगों सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिली हुई थी? कब से नहीं मिली हुई थी? लगता था ना, हमें लगता था, क्योंकि हम तो हमेशा ही हिट लिस्ट पे रहे हैं ना। बेशक गवर्नमेंट ने शो कर दिया हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, शो कर दिया हो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, नहीं था। हमें डाउट था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं खालिस्तानी, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो वहाँ से ही अपना सारा काम चला रहे हैं, और पंजाब में नौजवान लोगों को, इवन के जो बड़ी एज के लोग हैं, उन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। हमारे माइंड में था, टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कभी हम सुरेश अरोड़ा को मिले, एक बार रिक्वेस्ट की, 2 गनमैन रिकमेंड किए, 1 दे दिया, 1 वीक के बाद वापस ले लिया। फिर हम मिले जा करके स्मेश सैनी को, अरोड़ा से पहले, उन्होंने भी 2 गनमैन रिकमेंड करके 1 दे देना, कभी 2 कभी 1 महीना देना, 6 महीने वापस ले लेना। अब जैसे ही लॉकडाउन चला 22 मार्च को, उस दिन हमारा एक ही गनमैन था, वो वापस ले लिया। हमें मालूम था कि हम पे अटैक हो सकता है, क्योंकि हम तो है ही हिट लिस्ट पे। तो सवाल खड़ा होता है कि राजनीति के स्थानीय स्तर पर कौन नहीं चाहता कि पंजाब शांत रहे। अनुराग, आपके पास आते हुए टेरर फंडिंग और उसी बात का जिक्र परिवार भी साफ तौर पर करता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कौन नहीं चाहता कि पंजाब शांत रहे, क्योंकि अगर ये आतंकी हमला है तो बिना किसी लोकल सपोर्ट के तो संभव नहीं। देखिए, वो सारे लोग नहीं चाहते कि पंजाब शांत रहे, जिनको ये समझ नहीं आता कि सुरक्षा की ज़रूरत किसको है। जिस व्यक्ति पर 20 बार आतंकी हमला हो चुका है, जो हिट लिस्ट में है हर आतंकी संगठन की, और जिसने आतंक के समय में धूल चटाई थी उन तमाम आतंकी संगठनों को, जो आज कोई कनाडा में बैठा है, कोई पाकिस्तान से फंड कर रहा है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ को फंड करने की कोशिश कर रहा है, वो टेरर जो सेटअप्स हैं वो हमला कर सकते हैं। अगर किन्हीं अधिकारियों को ये समझ नहीं आता तो वो पंजाब में शांति नहीं चाहते। जो इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करते हैं कि क्राइम सीन
ओपन पड़ा हुआ है, इनको समझ नहीं आता। पुलिस के मैनुअल में शायद पहली चीज़ ये समझाई जाती है कि क्राइम सीन पर जब पुलिस फोर्स पहुंच जाए तो उसके बाद उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश की जाए ताकि वहां से सबूत जुटाए जा सके, और जब तक आप अंतिम निर्णय पर ना पहुंच जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए, उसको सील रखा जाता है उस जगह को। अगर किसी को ये समझ नहीं आता तो वो पंजाब में शांति नहीं चाहता। अगर किसी को ये समझ नहीं आता कि नेताओं से ज़्यादा ज़रूरी उन नेशनलिस्ट लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत है जो सीना तान करके आतंकवाद के सामने, इस तरीके की एक्टिविटीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो शांति नहीं चाहता। अगर किसी को ये समझ नहीं आता है कि कॉमरेड बलविंदर की मौत अगर होती है, हत्या अगर उनकी कर दी जाती है घर में घुसकर, तो उस पर शीर्ष जो नेतृत्व है पंजाब का, अमरिंदर सिंह, अगर वहां से कोई ठोस बयान नहीं आता है तो वो पंजाब में शांति नहीं चाहता है। तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि अगर लोकल फैक्टर्स इसमें कहीं कोई काम करेगा शांति को भंग करने में, तो वो सिर्फ सरकार की उदासीनता काम करेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि किनको सिक्योरिटी देनी है, किसको सिक्योरिटी नहीं देनी है, और किस केस को किस तरीके से डील करना है। शेष नारायण जी, ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि पंजाब सरकार को, वहां के प्रशासन को? अनुराग जिस तरीके से बता रहे कि क्राइम सीन ओपन पड़ा हुआ है, आप फिर जांच किस बात की करेंगे? ये सिर्फ उदासीनता है क्या? आपको लगता है सिर्फ उदासीनता, सिर्फ चूक है ये? नहीं, बिल्कुल उदासीनता, अलगर्ज है। बल्कि हमें तो लगता है कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं लोकल पुलिस वाले। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? आप जो हैं कर क्या रहे हैं? आप हर लेवल पे इतना मैंने अभी हमको राग ने अभी दिखाया कि वहां पे जो छुटभैया नेता लोग आए हैं, उनके साथ 5-5, 6-6 स्टैंडगंधारी लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पे एक आदमी जिसने कि आपकी देश की आजादी, देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी परिवार को कुर्बान की, 4-4 लोग। और जब ये बलविंदर सिंह लड़ रहे थे तो 25-26 साल के थे। उनकी नवी नवेली दुल्हन जो है, जो आज विडो हुई हैं, वो आई, उन्होंने भी बंदूक उठा लिया था। और सरकार ने उनके घर के चारों तरफ उन्होंने बारूदी सुरंग बिछाई थी। उनको 200 लोगों ने हमला किया था। और खालिस्तान कमांडो फोर्स के सबसे खूंखार आतंकवादी का गांव है वो, बीकमेट जहां ये रहते हैं, और उनको इन्होंने पकड़ लिया था। तो मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें इस सरकार का जो रुख है ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। बल्कि हमें तो लगता है कि पुलिस फोर्स में तमाम ऐसे लोग मिले हुए हैं जो कि अगर हथियार बरामद हो रहा है, ये हो रहा है और वो हो रहा है, हर चीज टेररिज्म की तरह खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरकारी अफसरों के घर के सामने। शेष नारायण जी आएंगे आपके पास। नीतीश, ये कितना बड़ा थ्रेट? आप सोचिए, सीधी चेतावनी अगर ये आतंकी हमला है और ऊपर से सरकार प्रशासन की तरफ से पूरे क्राइम सीन को ओपन रखा गया है, फिर जांच कैसे होगी? जी बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले जैसा अनुराग ने बताया, क्राइम सीन को जब तक केस शॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक सबूत इकट्ठा नहीं कर लिए जाते, फोरेंसिक टीम आके इकट्ठा नहीं कर लेती है सबूत, तब तक क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और जहां तक पंजाब में आतंकवाद का सवाल है, मैं आपको बताऊं जो स्थितियां हैं पंजाब में, वो हालात जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पंजाब के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, इंडिपेंडेंस डे के ईद पर खालिस्तानी झंडा जो है फहराया जाता है, खुलेआम फहराया जाता है। एसएफजे लोगों को मैसेजेस भेज रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें, हथियार ड्रोन से ड्रॉप किए जा रहे हैं वहाँ पर, बड़ी संख्या में बरामदगी हो रही है। तो ये सब बताता है हत्याओं का सिलसिला 2016 से अब तक जारी है। पंजाब पुलिस एक भी केस शॉर्ट आउट नहीं कर पाई है, एनआईए को जो है रोपिन करना पड़ा है। तो ये बताता है कि पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आतंकवाद तेजी के साथ पैर पसार रहा है। बिल्कुल नीतीश, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि हम देश के कई हिस्से जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर देखें तो लगातार कोशिश यही है दुश्मन देशों की कि किस तरीके से अस्थिर किया जाए, किस तरीके से अशांति फैलाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके का हमला होता है, सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कराती, फिर ये घटना घट जाती है, और उसके बावजूद भी क्राइम सीन को ओपन रखा गया है। खालिस्तान समर्थक पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार आखिर इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी गर्मा गई है। सुनिए कौन क्या कुछ कह रहा है। बलविंदर सिंह बहुत बहादुर बेटा था पंजाब का। लगभग 20 बड़े आतंकवादी हमले उसने झेले थे, और आतंकवादियों के गढ़ में बैठकर उस समय वो देश की एकता, अखंडता की बात कर रहा था। दुर्भाग्य है कि कल हमने उसको खो दिया। जिसके परिवार में शौर्य चक्र मिले हों, जिनको देश की एकता, अखंडता के लिए जाना जाता रहा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ
जो घटना हुई है वो दुखद भी है और चेतावनी भी है। मेरी मुख्यमंत्री साहब से विनती है कि इसकी जांच होनी चाहिए और बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, तरन तारण हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।